ॐ करेण करेण वीणा वीणा परिवादयन्तीं परिवादयन्तीं तथा तथा जपन्तीं जपन्तीं परेण परेण मालाम् मालाम्। मरालपृष्ठां मरालपृष्ठां सत्सन्नविष्ठां सत्सन्नविष्ठां सरस्वतीतां सरस्वतीतां शिरसा शिरसा नमामि। नमामि। सरस्वतीतां सरस्वतीतां शिरसा शिरसा नमामि। नमामि। नृत्यावसाने नृत्यावसाने नटराजराजो नटराजराजो ननाद डक्कां ननादडक्कां नवपञ्चवारम्। नवपञ्चवारम्। क्या आपको अपनी जमीन की जमाबंदी नकल चाहिए? अब पटवारी के चक्कर खत्म, सब कुछ ऑनलाइन। बस अपने मोबाइल में डाउनलोड करें भूलेख ऐप। यहाँ आपको मिलती है जमीन की पूरी जानकारी, जमाबंदी और नक्शा और रिकॉर्ड। घर बैठे, बिना लाइन, बिना परेशानी, तुरंत एक्सेस। सरल, तेज और सुरक्षित तरीका। अभी डाउनलोड करें भूलेख ऐप और अपनी जमाबंदी नकल पाएं। सनकादिसिद्धान् एतदुमर्षे शिवसूत्रजालम्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने केडी लैब टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं आचार्य जितेंद्र कुमार शास्त्री आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से विशेष स्वागत करता हूं, मंगल स्वागत करता हूं। जय शुभ संध्या सभी मित्रों को। कैसे हैं आप सभी? प्रिय मित्रों, सीटेट की परीक्षा के लिए आपने जो संस्कृत भाषा का चुनाव किया और संस्कृत भाषा में आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, संस्कृत भाषा में आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, पेडागोजी सेक्शन बिल्कुल नहीं आपको आता है, अपठित गद्यांश पद्यांश बिल्कुल नहीं आता है। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि मेरी एक क्लास केवल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बेहतर और बेहतरीन में अंतर क्या है। एक बार पढ़ करके देखिए, अच्छी तरीके से नियमित पढ़ करके देखिए। कल जैसे मैंने क्लास में आपका अपठित गद्यांश पद्यांश की सिस्टम में कुछ बताया था आपको सारा चीजें और सिलेबस वगैरह बताया था। आज संस्कृत शिक्षण शास्त्र का एक छोटा सा आपको डेमो देना चाहता हूं मैं। पेडागोजी सेक्शन का पहला टॉपिक जिसका नाम है भाषा या कौशलानी, जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। तो शुभारंभ करते हैं उस सेशन का जिससे आप बहुत डरते हैं, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो संस्कृत भाषा की पेडागोजी है वो अलग नहीं है। जो हिंदी की है वही संस्कृत की है, जो अंग्रेजी की है वही संस्कृत की है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाषाएं अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो रूपरेखा है वो तो एक ही माना जाता है, उनकी टीचिंग स्किल एक ही मानी जाती है। जैसे मैंने बताया था कि 15 अंक में आपका अपठित गद्यांश पद्यांश आने वाला है और 15 अंक में आपका पेडागोजी सेक्शन आने वाला है। तो पेडागोजी सेक्शन का पहला अध्याय आपके सम्मुख है आज, जिसका नाम है संस्कृत भाषा कौशल। देखने वाले हैं भाषा कौशल क्या होता है और शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। देखेंगे सभी संस्कृत भाषा या कौशलानी, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। संस्कृत भाषा के जो कौशल हैं वो कौन कौन से होते हैं? अलग देखो, जो हिंदी भाषा कौशल है वही संस्कृत भाषा का भी कौशल है, अलग बिल्कुल नहीं है दूसरा चीज। सबसे पहले हमें परिभाषा को जान लेना चाहिए कि इसकी परिभाषा वास्तव में क्या है। देखो, इतना आपको मान के चलिएगा कि संस्कृत में यानी पेडागोजी में जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो संस्कृत भाषा में आपको पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भाषा में आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी में अगर आप हिंदी में अगर परिभाषा लिखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर ये परिभाषा हिंदी में अगर लिख कर मैं दे दूं तो हिंदी में आपको समझ में तो आ जाएगा सब कुछ, लेकिन पेपर में हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए जो कुछ भी मैं लिख करके आपको दूंगा सीटेट की परीक्षा के लिए वो टोटली संस्कृत भाषा में लिखा मिलेगा। यूपी टेट में आपकी संस्कृत भाषा के जो क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी में लिखे आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला क्या कहता है देखो आपका कि परिभाषा के रूप में पहली परिभाषा कहती है कि भाषया स आदान प्रदान प्रक्रिया दक्षतां प्राप्तु यत् सामर्थ्यम आवश्यकम भवति तत् भाषा कौशलम इति कथ्यते। अर्थात भाषा का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, यानी पहले क्या सिखाया जाए बालक को, पहले सुनना सिखाया जाए कि पहले बोलना सिखाया जाए कि पहले पढ़ना सिखाया जाए कि पहले लिखना सिखाया जाए, तो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है पूरा भाषा को सीखने का, वो क्या है उसको बताने वाली जो आवश्यक चीजें हैं उसी को क्या बोला जाता है? भाषा कौशल बोला जाता है। पहली परिभाषा आपकी ये वाली होती है।
तो दूसरी परिभाषा कहती है आपकी कि मनस विचारणाम गृहणाय अभिव्यक्ते च साधनम कौशलम च भाषा कौशलम अस्ति। अर्थात मन में जो विचार चलते हैं उनको ग्रहण करना या अभिव्यक्त करना। ग्रहण करने का मतलब होता है अपने अंदर लेना, अपने अंदर ग्रहण करना, और अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो दिया जाता है। आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। इन सभी साधनों को क्या बोला जाता है, भाषा कौशल बोला जाता है। तो दो परिभाषा आपके सामने है, कोई सी परिभाषा एक ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। परिभाषा का मतलब होता है कि वो शब्द क्या कहना चाहता है। ध्यान रखिए, भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, हर शब्द कुछ न कुछ कहना चाहता है, मान के चलिएगा। यानी हर शब्द अपनी परिभाषा को बता के चलता है। जैसे आपका भाषा कौशल जो परिभाषा है ये आपके सबके बता के चल रहा है। अब आप अगले स्टेप पे चलता हूं, मैं आपके लिए स्टेप बचूंगा। अब प्रकार की देखो बात करता हूं कि संस्कृत भाषा में भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं। तो जो हिंदी में होते हैं वही संस्कृत में होते हैं। ध्यान रखो, पहला श्रवण कौशल आपका होता है, इसको हम सुनना के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। वाचन कौशल हमारा होता है, इसको बोलना भी कहा जा सकता है, या फिर इसको भाषण कौशल के नाम से भी जाना जा सकता है। भाषण कौशल, भाषण कौशल भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा पठन कौशल है, पठन कौशल को हम पढ़ना भी कह सकते हैं। लेखन कौशल है, इसको हम लिखना भी कह सकते हैं, लिखना भी कह सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा हिंदी में और संस्कृत भाषा में कि भाषा कौशल का सही क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले श्रवण है, फिर वाचन है, फिर पठन है, फिर लेखन है। आपने बीएड बीटीसी में जो पढ़ा होगा, इसकी ट्रिक आपने पढ़ी होगी कि इसको हम तो कह सकते हैं। इनका निकाह फिक्स हो गया। घर में खुशी थी पर मेरे चेहरे पर नहीं, क्योंकि मेरे इसको हम तो कह सकते हैं, इसको हम वो कह सकते हैं, इसको हम वो कह सकते हैं, इसको हम ली कह सकते हैं। तो इतना आप जान लीजिए, इसको पूरी ट्रिक इसकी बनती है क्या, सुबोपली। क्या बनती है इसकी, सुबोपली। सुबोपली के माध्यम से आप इसका सीक्वेंस याद कर सकते हो। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अर्थात देखो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपका, यानी LSR और W, ऐसा भी कह सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग और क्या नाम है, रीडिंग और राइटिंग अंग्रेजी भाषा में होता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको बार-बार कि जो अंग्रेजी में है, जो हिंदी में है, वही संस्कृत में है, लेकिन लिखा मिलेगा आपको संस्कृत भाषा में। प्रकार आप चारों को आपको बताइए। पहला क्वेश्चन ये मिलता है कि भाषा कौशल का सही क्रम क्या है, वैज्ञानिक क्रम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। थ्योरी बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से, विद्यार्थी को थ्योरी के बारे में पता नहीं है बिल्कुल भी। थ्योरी पहले समझो तब इतने करने वाले आप टीचर करते क्या है कि डायरेक्ट एमसीक्यू लगाना शुरू कर देते हैं विद्यार्थियों के लिए, लेकिन ये गलत होता है। पहले बच्चों को पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, याद रखिएगा। विद्यार्थियों को पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए, तब एमसीक्यू कराने में आनंद आता है। तब आप भी करोगे और हम भी करेंगे, ध्यान रखो। तो प्रकार आपके चार हैं, श्रवण है, वाचन है, पठन है, लेखन है। और चलता हूँ अगले स्टेप, अगला स्टेप क्या कहता है हमारा। अगला स्टेप कहता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई साहब, इसका जो है मेन उद्देश्य क्या इसका रहने वाला है। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, और लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थात ये समझिएगा कि उद्देश्य से भी एक क्वेश्चन आपका आता है कि श्रवण कौशल के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताइए। क्या श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है, कंटेंट पर सारा। वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, और लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसे इनके नाम है, श्रवण कौशल ध्यान रखिएगा ना। तो श्रवण कौशल क्या होता है, सुनना होता है। तो केवल सुनना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। श्रवण कौशल में केवल सुनना जरूरी नहीं है, सुनने के साथ साथ में उसका अर्थ ग्रहण भी होना चाहिए। उसी को बोला जाता है श्रवण कौशल, अर्थात श्रुत्वार्थ ग्रहणम। वही सारी चीजें हैं। क्या बोला जाएगा इसको, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। श्रुत्वार्थ ग्रहणम।
सुनकर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रवण कौशल कहलाती है। सुनकर सुनना आवश्यक नहीं है, उसको अर्थ भी ग्रहण करना। सुन तो कोई भी सकता है, लेकिन सुनने से उसका अर्थ ग्रहण भी किया जाए। अब वाचन कौशल, वाचन कौशल को हम भाषण कौशल के नाम से भी जानते हैं। भाषण कौशल क्या होता है? बोलना। बोल तो कोई भी सकता है, लेकिन ऐसा बोलो तो सामने वाले को समझ में आ सके। मतलब बोल यहाँ पर खड़े होकर बोल तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी सकता है, तो हम भी बोल रहे हैं आपके सामने, लेकिन उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति निकल रही है। इस चीज को बोला जाता है मौखिकाभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के नाम से ही जान सकते हैं आप इसे, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसी को बोला जाता है वाचन कौशल। अब पठन कौशल क्या है? देखो, पठन कौशल में भी क्या होता है आपका? पठित्वार्थ ग्रहणम। पठित्वार्थ ग्रहणम। लेखन कौशल यानी लिखित अभिव्यक्ति। अब ये मुख्य बातें आपको पता होनी चाहिए मुख्य उद्देश्य में कि हमारे श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। आप इसे हिंदी में लिख सकते हो। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है? श्रवण कौशल है। वाचन कौशल क्या है? कि मौखिक जो अभिव्यक्ति है, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ काम का है या नहीं है, तो उसे बोला जाता है वाचन कौशल या मौखिक कौशल कह सकते हैं आप इसे। भाषण कौशल के नाम से भी जान सकते हैं। पठन कौशल क्या है? केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, यानी एक 5वीं क्लास का बच्चा इंटर की पुस्तक को आराम से पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने के साथ साथ में उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए बोला जाता है पठित्वार्थ ग्रहणम। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है आपकी? पठन कौशल है। और लेखन कौशल क्या है? देखो, लेखन कौशल में लिखना जरूरी नहीं है। ध्यान रखो, पहली सैलरी 35,000 रुपए, वो भी वर्क फ्रॉम होम, ना ट्रैफिक का स्ट्रेस, ना। और लेखन कौशल क्या है? देखो, लेखन कौशल में लिखना जरूरी नहीं है। ध्यान रखो, केवल लिख के चले जा रहे हैं, लिखना आवश्यक नहीं है। लिखने के साथ साथ में उसकी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए लेखक की। भाई लेखक अमूर्त बुद्धि को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा ना, तो उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए। तो क्या यानी अपनी लेखन शैली से क्या कुछ कह सकता है, उसे बोला जाता है लिखित अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल में लिखित अभिव्यक्ति कह सकते हैं आप। इन चारों कौशलों का जो मुख्य उद्देश्य है उसको याद रखिए। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जैसे मान लो किस तरीके से बच्चे को पहले क्या सिखाया जाए, उसको परिभाषा कहते हैं कौशल की। उसके बाद प्रकार के 4 होते हैं, आप ये भी जान चुके हैं। श्रवण है, वाचन है, पठन है, लेखन है। इसके बाद में आप जान सकते हैं कि हमारे मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पठित्वार्थ ग्रहणम, वाचन कौशल का मौखिक अभिव्यक्ति, पठन कौशल का पठित्वार्थ ग्रहणम और लेखन कौशल का आपका लिखित अभिव्यक्ति। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से कंठस्थ भी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि श्रवण कौशल केवल सुनना नहीं है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना है। वाचन कौशल केवल बोलना नहीं है, बोलने के साथ साथ में अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। और पठन कौशल केवल पढ़ना नहीं है, पढ़कर अर्थ ग्रहण भी करना है। और लेखन कौशल केवल लिखना नहीं है, अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो ये स्टेप आप सभी को पता होना चाहिए। अब चलता हूँ मैं अगले स्टेप की तरफ। मैं स्टेप बाय आपको सिखाना चाहता हूँ सारा चीजें जो पहले आपने कभी नहीं देखी लेकिन एग्जाम में आती रहती है। उन चीजों से पहले अच्छी तरह से रूबरू हो एक बार। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा हमारा अगला स्टेप क्या कहता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हमारे पास? ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? हमारे पास 4 कौशल हैं और चारों कौशलों में हमारे पास में 2 कौशल ग्रहणात्मक हैं और 2 कौशल कौन से हमारे पास में अभिव्यक्त्यात्मक हैं। हमें पता होना चाहिए अच्छी तरह से विद्यार्थियों को कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल जो ग्रहण किया जाए, यानी एक तो आपका होता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल आपका होता है एक, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपका इसमें होता है पठन कौशल।
पठन कौशल। आपने अभी इसके उद्देश्य भी देखे हैं, तो आपको पता चल गया अच्छी तरीके से कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना या पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, तो दोनों में ग्रहण शब्द आपका आ रहा है, यानी ग्रहण करना, लेना इस चीज को, इनपुट भी कह सकते हैं आप इसे ना, इनपुट। तो इतना मान लीजिए श्रवण कौशल है और पठन कौशल, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए सभी को। श्रवण कौशल है और पठन कौशल है, इन दोनों कौशल को बोला जाता है गणनात्मक कौशल या अर्थ ग्रहण करने वाले कौशल। अब दूसरा आता है आपका उत्पादक कौशल अर्थात अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, जिसमें आउटपुट दिया जाए, इसमें आउटपुट हो, जो देने वाला हो। अब इसमें आपका नंबर 3 पे आता है, इसका नाम है वाचन कौशल। पाचन कौशल कह सकते हैं या फिर इसको भाषण कौशल के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में आपका नंबर 4 पे यहाँ पर आता है लेखन कौशल। क्योंकि ये दोनों कौशल हमारे ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं, आउटपुट। इतना आप ध्यान रखिए अच्छी तरीके से ना। तो श्रवण कौशल पठन कौशल दोनों गणनात्मक कौशल है, ध्यान देखिए। वाचन कौशल लेखन कौशल दोनों कौशल अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। इसको स्टेप बाय समझिए और याद रखिए अच्छी तरीके से। सीधा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा गणनात्मक कौशल है और कौन से अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोबारा देखो एक बार अच्छी तरीके से। परिभाषा के बारे में जान चुके हैं, पहले क्या सिखाया, पहले क्या प्रक्रिया होती है, भाषा कौशल कहलाती है। अगला स्टेप हमारा प्रकार के 4 है, श्रवण कौशल है, वाचन कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है। आपने इसके उद्देश्य हो जाना था। उद्देश्य में आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य स्वार्थ ग्रहण, वाचन कौशल का उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति, पठन कौशल का उद्देश्य स्वार्थ ग्रहण और लेखन कौशल का उद्देश्य आपका लिखित अभिव्यक्ति। फिर आपने क्या देखा, हमारे पास गणनात्मक कौशल यानी अर्थ ग्रहण करने के लिए श्रवण कौशल है, एक पठन कौशल है जो इनपुट भी कह सकते हैं आप इसे। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हमारे पास उत्पादक कौशल के नाम से जाना जा सकता है। तो वाचन कौशल है, इसको भाषण कौशल भी कह सकते हैं, और लेखन कौशल है क्योंकि आपके दोनों रूप में आउटपुट आते हैं। तो एक इनपुट है, 2 इनपुट है, 2 आपके आउटपुट है। तो अब चलता हूँ देखो आगे इसके बाद में सेकंड पेपर के लिए आपका यही रहेगा। सेकंड पेपर में संस्कृत अलग से नहीं आती है। जो आपका 6 से 8 वाला पेपर है उसमें भी संस्कृत अलग से नहीं आने वाली है, यही सब कुछ रहने वाला है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से। अगला पॉइंट हमारा आता है कि अनौपचारिक कौशल हमारे कौन से हैं, यानी इनफॉर्मल स्किल्स कौन सी हमारे पास, और औपचारिक कौशल हमारे पास कौन से हैं। तो ये स्टेप बाय क्या है, या क्वेश्चन से चीज में ध्यान रखिएगा, ये सीधे परीक्षा में आने वाले सवाल है। तो अब बताइए अनौपचारिक कौशल कौन सा है। अनौपचारिक कौशल क्या होता है कि जिसके लिए कोई नियम लागू ना हो, इसके लिए कोई जगह लागू ना हो, इसके लिए कोई व्याकरण का नियम लागू ना हो, वे कौशल। और जिनके लिए हमेशा व्याकरण का नियम लागू हो, जिनके लिए जगह लागू हो, उसे कहते हैं आपका औपचारिक कौशल। औपचारिक दोनों के बारे में जानते होंगे अच्छी तरीके से। अगर मैं घर की बात करता हूँ तो घर आपका अनौपचारिक है, और विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के आपका औपचारिक है। तो आप दोनों को जानिएगा अनौपचारिक कौशल हमारे पास कौन सा है। अनौपचारिक कौशल हमारे पास जिसमें किसी तरह के व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहला श्रवण कौशल हो जाता है, श्रवण कौशल। और श्रवण कौशल सुनने के लिए किसी व्याकरण के नियम की आवश्यकता नहीं लगती है, कुछ जगह की आवश्यकता नहीं लगती है, बच्चा सुनता है, कोई सुन सकता है मान लीजिएगा। उसी तरह आपका वाचन कौशल, अब बोलने के लिए किसी तरह के नियम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई बोलने के लिए किसी तरह के व्याकरण के नियम की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। तो 2 कौशल हमारे पास कैसे अनौपचारिक कौशल यानी इनफॉर्मल स्किल्स है हमारे पास। उसी तरह औपचारिक कौशल यानी फॉर्मल स्किल्स जो हमारे पास है वो आपके आ जाते हैं यहाँ पर। ये भी दो ही है। और जो बचे हुए हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। एक है पठन कौशल और दूसरा मित्र कौन सा आपका लेखन कौशल।
ये सीधा कंटेंट है, किसी पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिल सकता है, कोई यूट्यूब पर नहीं कराएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको पता होगा कि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं सीधे सीधे। तो श्रवण कौशल, वाचन कौशल आपके अनौपचारिक हो जाते हैं, इनफॉर्मल स्किल्स हो जाते हैं। औपचारिक कौशल में आपके फॉर्मल स्किल्स जैसे पठन कौशल और लेखन कौशल है। इस बात को याद रखिए। सबसे पहले तो उनका उद्देश्य याद रखिए, इनका उद्देश्य क्या है। उसके बाद में मैंने जो अभी आपको पिछले बताया था, तो ऋणात्मक कौशल कौन से हैं और आध्यात्मिक कौशल कौन से, इसका पता होना चाहिए आपको। उसी तरह ये पता होना चाहिए कि हमारे अनौपचारिक कौशल कौन से हैं, इनफॉर्मल स्किल्स कौन सी है हमारे पास में, औपचारिक कौशल कौन से हैं, फॉर्मल स्किल्स कौन सी हैं। तो अनौपचारिक में श्रवण कौशल आता है, वाचन कौशल आता है, औपचारिक कौशल में आपका औपचारिक पठन कौशल आपका आता है, लेखन कौशल आता है। तो ये अगला स्टेप था आपका। अब अगले स्टेप में क्या आता है कि जो हमारे कौशल हैं, चारों कौशल, इन चारों कौशलों का विकास कैसे किया जाए, उनके लिए क्या क्या मेथड अपनाया जाए। टीचर जब बच्चे का विकास करेगा, इन चारों कौशलों का विकास करना आवश्यक है अध्यापक को, है ना। आप भी अध्यापक बनने वाले हैं। तो चारों कौशलों का विकास आवश्यक है। चारों कौशलों के विकास करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, उनको जरा देखो। कौन कौन से मेथड अपनाने चाहिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जरा ध्यानपूर्वक। प्रमुख विधियों में ध्यान दीजिएगा। श्रवण कौशल के विकास करने की जो विधियां हैं, चारों कौशलों को बताऊंगा स्टेप बाय आपको मैं, समझने की बारी है आपकी। श्रवण कौशल के विकास करने की विधियों में पहली हमारी आती है कथा श्रवण विधि। कथा श्रवण विधि याद रखिएगा। स्टोरी टेलिंग मेथड, ये वाला अंग्रेजी में समझ लो या संस्कृत में समझ लो, लेकिन आपको जो थ्योरी मिलेगी टोटल संस्कृत भाषा में समझनी होगी, है ना। क्योंकि संस्कृत में ही लिखा मिलेगा सब कुछ आपका। तो कथा श्रवण विधि क्या कहती है कि सा प्रक्रिया अस्ति यस्या शिक्षक छात्रेभ्यः सरला रोचका कथा श्रावयति छात्रा च ध्यानपूर्वक श्रुत्वा भावार्थ ग्रहणं कुर्वन्ति। सुन लीजिए जरा। सा प्रक्रिया अस्ति यस्या शिक्षक छात्रेभ्यः सरला रोचका कथा श्रावयन्ति। यानी जब अध्यापक विद्यार्थियों को कोई कहानी सुनाता है, कोई कथा सुनाता है, तो वो सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसको अच्छी तरह से सुन सके, ध्यानपूर्वक सुन सके। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, और सुनने के साथ में क्या है कि वो उसका अर्थ भी ग्रहण कर पाए, उसको समझ पाए, उसका भावार्थ समझ पाए, क्या कहनी चाहती है, यानी ये जो कहानी है, जो कथा है, वो क्या कहनी चाहती है। कुल मिलाकर उसका भावार्थ ग्रहण करने वाले उसी को क्या बोला जाता है, कथा श्रवण विधि। तो श्रवण कौशल के विकास करने की पहली विधि है। कई विधि इसमें आने वाली है। दूसरा देखो ध्यान से। श्रवण कौशल के विकास करने की दूसरी विधि हमारी ध्वनि मुद्रक एवं आधुनिक उपकरण विधि। ध्वनि मुद्रक में और आधुनिक उपकरण विधि है, इसको हम ऑडियो विजुअल एड्स मेथड कह सकते हैं। इसका मतलब है आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया। देखो हर शब्द का अर्थ अभी आप नहीं निकाल पाओगे, जब तक आप अनुवाद करना नहीं जानोगे, तब तक हर शब्द का, हर सेंटेंस का अर्थ अपने अंदर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन भाव समझ सकते हैं। और भाव सबसे मेन एसेंस भाव समझिएगा। भाव कहता है आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया अस्ति यस्या छात्रा यंत्राणां टेप रिकॉर्डर संगणक इत्यादि सहायेन विदुषां शुद्धम् उच्चारणं बारंबार वा श्रवण कौशले दक्षता प्राप्नुवन्ति। अर्थात यानी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, जैसे आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गई, इनके माध्यम से शुद्ध उच्चारण करना सीख सकता है। यानी सुनकर उसको उसका शुद्ध उच्चारण करना सीख सकता है अच्छी तरीके से। तो ये भी आपका श्रवण कौशल में आता है। भाई जब सुनेगा नहीं अच्छी तरह से तो अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा, जब अच्छी तरह से सुनेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा। इसी को श्रवण कौशल की दक्षता प्राप्त हो जाती है। इसी को बोला जाता है मुद्रक और आधुनिक उपकरण विधि। जबकि इस समय ज्यादा लागू हो रही है विद्यालयों में, क्योंकि भाई मोबाइल हर किसी के पास है, टेप रिकॉर्डर हर किसी के पास में है, कंप्यूटर लैपटॉप हर किसी के पास में है। क्यों न उसका उपयोग इस तरह से किया जाए ताकि भाषा कौशल को मजबूत बनाया जा सके। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगली विधि हमारी आती है प्रश्नोत्तर विधि। तो आपने सुनियोगी इसको सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। सुकरात विधि।
सुकरात विधि के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसमें कहता है कि सा प्राचीन शिक्षण प्रक्रिया अस्ति, सा प्राचीन शिक्षण प्रक्रिया अस्ति, यस्या शिक्षक विषयस्य ज्ञापनाय छात्रान् प्रश्नान् छात्राश्च चिन्तनं कृत्वा मौखिकरूपेण उत्तरम्। अर्थात ये प्राचीन शिक्षण प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक विषय के ज्ञान को समझने के लिए विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछता है। हिंदी का ज्ञान लेना, मान लो संस्कृत भाषा ज्ञान लेना है तो संस्कृत में संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन करेगा। तो बताओ कालिदास कौन थे, वो कौन थे, महर्षि पाणिनि कौन थे, भगवान शंकर को जानते हो नहीं जानते हो, महर्षि सूत्रों का आपको ज्ञान है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन करेगा अध्यापक। उसके बाद क्या होगा, छात्र चिंतन कृत्वा मौखिक रूपेण उत्तरम्। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनकर, उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका चिंतन करेंगे और मौखिक रूप से उसका उत्तर देंगे। इसी को बोला जाता है श्रवण कौशल यानी तीसरी विधि, इसको प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जाना जाता है। और अगली विधि हमारी आती है। अगली विधि है भाषण एवं वाद विवाद विधि, यानी स्पीच एंड डिबेट मेथड। क्या कहता है देखो ध्यान से, सा प्रगत शिक्षण प्रक्रिया अस्ति यस्यां छात्राः कस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रकटीकुर्वन्ति तर्क माध्यमेन च स्वपक्षं स्थापयन्ति। अर्थात सा प्रगत शिक्षण प्रक्रिया अस्ति, एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है यस्यां छात्राः कस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रकटीकुर्वन्ति तर्क वितर्क माध्यमेन स्वपक्षम स्थापयन्ति। यानी भाषण एवं वाद विवाद नाम होगा आपको। दो बच्चों को आमने सामने बिठा दिया और दोनों से कहा कि आपस में बातें करिए। पहला बच्चा कुछ और कह रहा है, दूसरा बच्चा कुछ और कह रहा है। इस तरह से क्या होता है ना, वाद विवाद होता है ताकि एक दूसरे की भावना का पता चलता है, एक दूसरे की अभिव्यक्ति। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, सबके विचार अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, सबकी भावना अलग आपको देखने को मिलेगी। उसी बात को बताना चाहता है कि कि भाई सब बच्चे अपना अपना विचार रखेंगे और तर्क वितर्क के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास उनके द्वारा होगा। क्योंकि जब पहला बच्चा कहेगा दूसरा सुनेगा, जब दूसरा कहेगा तो पहला वाले भी सुनेगा। तो विकास हो रहा है, श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, दूसरे कौशल का भी विकास हो रहा है, लेकिन श्रवण कौशल का ज्यादा विकास हो रहा है। क्योंकि अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, इस बात को आप जानते हैं। तो अध्यापक उसमें सहायता करेगा उन बच्चों की। अगला देखो क्या कहता है। अगला हमारा आता है वाचन कौशल। नंबर बी पे हमारा आ गया। दूसरा जो कौशल हमारा वाचन कौशल के नाम से जानते हैं। वाचन कौशल का विकास करने की विधि कौन सी हमारे पास? वाचन कौशल के विकास करने की विधियां कौन सी मित्रों देखो? अनुकरण वाचन विधि यानी इमेशन रीडिंग मेथड। क्या कहता है? सा शिक्षण प्रक्रिया अस्ति, ये शिक्षण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही तो होगी। यस्यां शिक्षकस्य आदर्श वाचनं श्रुत्वा छात्राः अनुकरणं कृत्वा स्वयं वाचनं कुर्वन्ति। शब्दों पे ध्यान दीजिए, भावार्थ पे ध्यान दीजिए। शब्द कहता है वाचन यानी अनुकरण वाचन पहले अनुकरण कॉपी करना। जिस तरीके से आप बोलोगे उसी का कॉपी करके बच्चा बोलेगा। आपने घरों में ऐसा देखा होगा। देखिए आप मान लो अपनी पत्नी का नाम ले रहे हो तो बच्चा भी आपकी पत्नी का ही नाम लेगा, ध्यान रखिएगा। इस बार आपने 10th का एग्जाम दिया है और मैंने 460 यानी कि 92% अंक विदाकुल से पहले प्राप्त किए। मैं शुरू से ओंकार बैच का स्टूडेंट था और 9th 10th मैंने दोनों इधर से ही किए हैं। ओंकार बैच में सारे टीचर बेस्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सभी शिक्षक के कंटेंट सरल भाषा में है, जिसको पढ़कर हमें काफी मदद मिला। आपके सारे मुश्किलें यहाँ अच्छे से हल की जाती हैं। जो आपको रैंक दे डिस्ट्रिक्ट में हो या बैच बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाला है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ऊपर से दोहराया जाता है। यदि आप अच्छे रैंक लाना चाहते हैं तो आप ओंकार बैच से जुड़िए, अच्छे रैंक आ जाए। शुद्ध वातावरण होता है
ये ऑटोमेटिक होता है सारा चीज। तो जब शिक्षक अच्छी तरह से उस लैंग्वेज को बोलेगा, उसका आदर्श भाषण करेगा, यानी सही तरह से पढ़ेगा, लयबद्ध तरीके से पढ़ेगा सारा चीजें, उसको शुद्ध उच्चारण करेगा, तो बच्चा भी उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा, उनको सुनकर कॉपी करेगा। तस्य अनुकरणम कृत्वा स्वयं वाचन कुर्वन्ति। कॉपी करेगा तो बोलेगा, सिंपल सी बात है। इसी को बोला जाता है वाचन कौशल, अनुकरण वाचन विधि। आपको समझनी चाहिए। अब इन सभी विधियों को आपको याद करके रखना है कि कौन सी विधि किस कौशल का विकास करने में काम आती है। दूसरा देखो क्या कहता है इसमें। अगला आता है स्वर वाचन विधि। ये तो आपने सुनी होगी बीएड में किसी में ना, पढ़ी होगी आपने। अलाउड रीडिंग मेथड अर्थात शिक्षण प्रक्रिया है। यस्या छात्रा स्पष्ट उच्चारणेन उचित स्वर लय ताल पूर्वकम जोड़ेण पाठम पठन्ति। यानी सस्वर वाचन और मौन वाचन को आपने सुना होगा। सस्वर वाचन में क्या होता है कि जैसे मान लो राष्ट्रगान बोलते हैं खड़े होकर, तो राष्ट्रगान में क्या है, सस्वर वाचन, इसको सामूहिक वाचन के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है संस्कृत भाषा में, जब जैसे मान लो हम गुरुकुल में पढ़े थे, इसमें एक मंत्र को सभी विद्यार्थी बोलते थे एक साथ में। जैसे मान लीजिए कोई भी मंत्र हो, कोई भी श्लोक हो, जब एक साथ कोई बोला जाएगा तो लयबद्ध तरीके से बोला जाएगा। स्वर लय ताल पूर्वकम जोर से बोला जाएगा, तो उसका एक अलग ही आनंद आपको देखने को मिलेगा। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो जब सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे इस मंत्रों को, ऑटोमेटिक वहाँ पे माहौल बनेगा, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होंगी सारा चीजें। सस्वर भाषा ये कहती है कि भाई हमें वाचन कौशल करना है बच्चे को अच्छा बोलना सिखाना है। तो अच्छा बोलना सिखाने के लिए स्वर लय ताल पूर्वक उच्च जोर पर पाठ का पठंती होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर उसको पढ़ना चाहिए। वही कहती है सस्वर वाचन विधि, आपकी संस्कृत भाषा में है वाचन कौशल के विकास करने। इसलिए क्या कहते हैं, कविता पाठ श्लोक कंठस्थीकरण विधि। कविता पाठ या श्लोक कंठस्थीकरण विधि, ध्यान रखो कंठस्थीकरण एक तरह से नेगेटिव है, लेकिन विधि है, क्योंकि जब तक मंत्रों को कंठस्थ नहीं किया जाएगा तब तक उसकी जो भाषा शैली है वो निखर के नहीं आ सकती है। ध्यान दीजिए जरा। यानी वर्ष रिएक्शन कलात्मिका शिक्षण प्रक्रिया अस्ति यस्या छात्रा रस भाव अनुभूत्या स उचित आरोह पूर्वकम लयबद्ध काव्य पाठम कुर्वन्ति। यानी इसका मतलब क्या है कि किसी भी श्लोक को बोला जाए संस्कृत भाषा में, किसी भी लाइन को अगर बोला जाए वो जिस रूप में है, भाई श्लोक जितने भी जा रखेगा वो श्लोक ऐसे नहीं कि सीधे सीधे आपने पढ़ दिए तो आपका श्लोक पूरा हो जाएगा। मान लो गणेश जी का मंत्र है ओम गजाननम गजादेशोक्तम कपित जम्मू प्रचार वज्रम सुगुणा सकारकम नमः वज्रेश्वर पाद पंकजम। अब इस तरीके से नहीं बोला जाएगा, ये सीधा सीधा बोल दिया गया है। इसमें क्या है, देखो ध्यान से उचित आरोह अवरोह लयबद्ध काव्य पाठम कुर्वन्ति। यानी इसको सही तरीके से बोला है, जिस तरीके से इनका निर्माण हुआ है उस तरीके से इसको बोला जाए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं नमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधि त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मत समझना किसी का विवाह हो रहा है बेटा है ना। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ चीजों को। क्या लिखा हुआ है? कविता पाठ श्लोक को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको बोला जाए। कैसे उसको बोला जाए वही चीज आपको बताना चाहता हूँ। वही बात इन लाइनों में लिखी हुई है आपकी, उचित आरोह अवरोह लयबद्ध काव्य पाठ कुर्वन्ति। तो ये जो है कविता पाठ तीसरी विधि थी वाचन कौशल। अब चलता हूँ, देखो नंबर 4 पर क्या कहता है। नंबर 4 चित्र वर्णन विधि। और चित्र वर्णन विधि में क्या होता है, यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन मेथड जो लिखा हुआ अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। सादृश्य आधारित शिक्षण प्रक्रिया ये जो दृश्य आधारित शिक्षण प्रक्रिया है, यस्यां छात्रा कश्चित् चित्रं दृष्ट्वा स्वकीय बुद्धि अनुसारं संस्कृत वाक्येषु तस्य वर्णनं कुर्वन्ति। यानी होता क्या है, चित्रवर्णन विधि में आपने पढ़ाई भी होगी। एक चित्र बना दिया, मतलब गाय का चित्र बना दिया गया या भगवान शंकर का चित्र बना दिया गया, किसी का चित्र बना दिया गया। उस चित्र को दिखाकर बच्चे से बुलवाया जाता है कि बेटा बताओ उसके बारे में, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, गाय के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। बच्चा क्या है, उसको देखकर अपना अनुभव प्रकट करता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो वही बात इसमें दी गई है कि सादृश्य आधारित शिक्षण प्रक्रिया अस्ति यस्या छात्रा कश्चित् चित्रं दृष्ट्वा, उस चित्र को देखकर स्वकीय बुद्धि अनुसारं संस्कृत वाक्येषु तस्य वर्णनं कुर्वन्ति। देखो मैंने पहले आपसे कहा है कि हर शब्द का अर्थ आप नहीं निकाल सकते हो, है ना। इसका भावार्थ समझना होगा। हर शब्द का अर्थ आप तभी निकाल सकते हो जब आपको बहुत सारी मीनिंग तैयार हो, जब आपको पूरा अनुवाद आता हो। तो वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। ये आपको बताना चाहता हूँ केवल किस तरह का आपका पेडागोजी सेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, पहला टॉपिक चल रहा है आपका ये वाला। दो क्या कहता है, कथा कथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। क्या कहता है, पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया अस्ति यस्या छात्रा पूर्व श्रुतां पठितां वा कथां शब्द स्वशब्देषु पुनः श्रावयन्ति येन तेषां मौखिक अभिव्यक्ति कौशलस्य विकासः होति। यानी ये क्या कह रहा है आपका ये वाला कि कोई भी कहानी आपने बच्चे को सुनाई, क्लास में कोई भी कहानी आ गई, कोई भी कहानी है, कोई घटना अपने बच्चे को सुनाई, फिर वही कहानी या घटना को बच्चे से सुनी आपने। तो बच्चा क्या करेगा भाई, पहले तो सुनेगा यानी सुनेगा तो उसका श्रवण कौशल का विकास होगा, और सुनने के बाद फिर बोलेगा उसका वाचन कौशल का विकास होगा। ये विधि वहाँ पर भी थी और ये विधि आपकी यहाँ पर भी आ रही है, कथाकथन विधि। आप जो कहानी बच्चे को सुनाने जा रहे हो वो कहानी बच्चे से भी सुनिए बाद में, तभी पता चलेगा कि उसने सुनी है कि नहीं सुनी है, उसकी अभिव्यक्ति क्या कहना चाह रही है। पहले सरल कहानी सुनाइए, है ना। तो वही कहानी बच्चों से सुनिए, ये बात कहना चाह रही है। अगला कहता हमारा पठन कौशल का विकास करने की विधि। जो तीसरा कौशल हमारा कौशल पठन कौशल है ना, पठित्वार्थ ज्ञानम वाला कौशल। अब पठन कौशल जो हमारे पास है तो वर्णबोध विधि यानी अल्फाबेट मेथड को कह सकते हैं, ना रखिएगा। पठन कौशल के विकास में सबसे पहली विधि कौन सी है, वर्णबोध विधि यानी अक्षरबोध विधि।